तो कि उंगली खाना खाए को चाहिए तो हम खिला दे ना तो आपके चाहिए तो हम भोजपुरी में भी बोल सकीला। और अगर कोविड के बेबीज हैं वो शायद इमोजीज में बात करें। नैनो में सपना और सपने में सजना कब आने शुरू हुए? इस सवाल के लिए तालियां गाए। सस्ते कातिल करके कोई ग्रुप हुआ करता था आप लोग? मखौल बनाने के लिए एक ऐसा ग्रुप बनाया था जिसका नाम था सस्ते कातिल। और कातिल आना थी सारी लड़कियां, मतलब भौएं काली कर ली, यहाँ पिंक पिंक कुछ लगा लिया। बंदा घर से निकल के ऑफिस भी ना जाए। फिर वो लिखें कि इन्होंने कपड़े ठीक नहीं पहने थे, मारने का मन नहीं करेगा जूता मुंह पे। कुछ लोग जो हैं वो इनवाइट भी करते हैं। मैं तो वो भी जानती हूँ, तो 300 रुपए लेके फैंस को भी बुलाते हैं मॉबिंग होने के लिए, कि मैं ऐसे गाड़ी से निकलूंगा, यूं यूं करूंगा। अगर आप बस कैमरे में देख के बोल दें कि अली प्लीज रिचा को एक कुत्ता लाके दे दो, रैंचो कर देंगे। हम आपके साथ अब एक रैपिड फायर खेलेंगे। हैम्पर मिलेगा गाइस? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा। यस गाइस, बुरा लग रहा है कि मैं अकेले खा रही हूँ, बट बहुत अच्छा है, एक्चुअली अच्छा है। इसको बाहर ही कर देते हैं। नहीं नहीं, बहुत प्यारा है। तो शुरू करते हैं। वैसे तो एक संस्था के रूप में बहुत सारे लोग होते हैं जो आते हैं हमारे यहाँ इंटरव्यू देने के लिए, हम लोगों को अप्रोच करते हैं। आपने मुझे नहीं किया, वैसे मैंने किया आपको शायद। मैंने ही किया है। आपने किया? अच्छा चलिए, अगर आप खुद से अगली बार आएंगी तो मुझे बेहद खुशी होगी। बिल्कुल। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि लोगों को हम लोग अप्रोच करते हैं। कई लोग सामने से करते हैं, किसी को अपनी फिल्म के लिए, तो कोई अपनी किताब के लिए। बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करने के बाद जब कभी कोई आपके जैसा आता है तो ऐसा लगता है कि वो अपने बीच का है, अपना है। अच्छा जी। और क्योंकि आप जैसी फिल्मों में है ना, आप वैसे भी हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आपको बेहद अच्छे से जानते हैं, जैसे मीना की बात है, मीना कोटवाल वगैरह। अच्छा, यस। तो वो लोग हमेशा कहते हैं कि उनके पास आप जब जाइए, बातचीत करिए, एक अपनापन सा लगता है। ये नहीं लगता है कि वो सेलिब्रिटी हैं या फिर क्या है। तो इस बात की बेहद खुशी होती है और मैं बेहद खुश हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। और मैं शुरू करूँगा इंटरव्यू का कहाँ से, क्योंकि मैं आता हूँ बिहार से। आप हैं बिहारी और पंजाबी। जी, देखिए क्या डेडली मिक्स। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका ये जो शुरुआत, जन्म, परवरिश कैसा रहा? किस कल्चर से आप ज़्यादा प्रभावित रहे, पंजाबी कल्चर से, बिहारी कल्चर से? देखिए, मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पंजाबी कल्चर ज़्यादा हावी होता है। पर मेरी हर छुट्टी, समर वेकेशन जो थी, वो रांची में बीती है। तब मेरे नाना की आखिरी पोस्टिंग उसके आसपास थी, तो वो लोग रांची में सेटल हो गए। मेरे नाना फौज में थे। तो मेरा ननिहाल पटना है। और मम्मी के पापा यानी कि नाना, वो आरा से थे। तो बिटवीन पटना एंड आरा हमारी फैमिली, अभी भी वहाँ बहुत से लोग हैं। और जैसे कि पहले होता था 10-10, 15-15 बच्चे लोगों के, तो फैले हुए हैं पूरी दुनिया में। तो मैं बिहारी साइड से भी क्लोज हूँ और पंजाबी साइड से भी क्लोज हूँ, और मुझे लगता है मैंने दोनों की बेस्ट क्वालिटीज़ ले ली। भाषा दोनों जगह की आती है? भाषा दोनों जगह की आती है। भोजपुरी मैं समझ भी लेती हूँ, पर बोलने में थोड़ा मैं संकोचित। ना तो आपके चाहिए तो हम भोजपुरी में भी बोल सकीला। बोला। और अगर तो पहला सवाल मैं पंजाबी में पूछता हूँ, दूसरा मैं भोजपुरी में, फिर हिंदी में हम लोग बातचीत जो करते ਤੁਹਾਨੂੰ रहेंगे। ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੋਂ ਟੱਬਰ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ एक्साइटेड हो रहा है। नहीं आई मतलब जाती हूँ, अभी तो परिवार है वहाँ। मेरे दोनों पेरेंट्स पहले पंजाबी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे अमृतसर में। मेरा बर्थ भी वहीं का है, अमृतसर। हाँ, और एज वी से अम्बरसर। तो उसके बाद वो लोग दिल्ली आ गए, और फिर मैं यहाँ, मेरा स्कूल कॉलेज सब कुछ यहीं हुआ। हाँ, अभी तो आपकी माता जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रही नहीं, वो रिटायर हो गई पिछले साल जी। पिछले साल वो लोग रिटायर हो गए, देन दे मूव्ड आउट ऑफ दिल्ली, नाउ दे लिव इन चंडीगढ़। आपके भाई बहन कितने लोग हैं? मैं जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई हूँ, तो मुझसे कोई पूछे तो मेरे 4 भाई हैं, पर सगा भाई एक है और 3 चाचा के लड़के हैं। बट ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। जब आप जॉइंट फैमिली में बड़े होते हो तो हर चीज़ शेयर होती है, सबके रिपोर्ट कार्ड कंपेयर किए जाते हैं। तो ये सब मतलब दिल्ली में भी पूरे जॉइंट वाले लोग थे या कैसे थे?
दिल्ली में जॉइंट फैमिली ही थी हमारी, फिर बाद में कुछ साल बाद न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, बिना लड़ाई झगड़े के, कन्वीनियंस के हिसाब से। मेरी मॉम का जो डीओ में जॉब था वो एक तरफ था, डिस्टेंस ज़्यादा पड़ता था, फिर हमने अपना एंसेस्ट्रल घर बेच दिया था वगैरह वगैरह, जैसा होता है अक्सर। तो बस वही, उसके बाद मैं बम्बई चली गई ओएलएकी के कुछ समय पहले। सरदार पटेल विद्यालय से पढ़ी लिखी हैं आप, जी जी। और मैंने सुना है कि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं बहुत आर्टिस्टिक होते हैं। क्या लगता है आपको? आपको देख के तो लगता है। लगता है? आपकी और कहानियाँ क्या है वहाँ की? मैं तो बस कुछ नहीं, मेरे अभी भी जो मेरी सबसे घनिष्ठ मित्रता जिन लोगों से, वो मेरे स्कूल के दोस्त हैं। इनफैक्ट मैं दिल्ली आई भी इसलिए क्योंकि कल मेरी एक सहेली का जन्मदिन था और दूसरी सहेली की बच्ची का पियानो रिसाइटल था, तो उस तरह की चीज़ें, हम लोग काफ़ी क्लोज हैं अभी भी। मैं किसी के घर, अपनी सहेली के घर ही रुकी थी रात को, और बस हम लोग काफ़ी पढ़ाई लिखाई में आगे थे, बाकी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर में उसमें भी मैं आगे थी। थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल टीम थी, मैं अपने हाउस की वाइस कैप्टन, पर मुझे ऐसा लगता है कि और कोई अच्छा था नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे बना दिया और थोड़े बहुत एथलेटिक्स और बाकी एलोक्यूशन, रेसिटेशन, इस तरह की चीज़ें। मेरी एक दोस्त हैं, आज बीमार हैं, आज आ नहीं पाई वो, सोनाली, तो कह रही थी कि उनसे एक बार पूछ लेना। अगर मैं होती तो पक्का पूछती, लेकिन वो स्कूल में बहुत, कॉलेज में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी हाँ और स्टाइलिश वगैरह, तो क्या उसी समय से इनका प्लान था कि फिल्मों वगैरह में जाना है? हाँ, मैंने मतलब थोड़ी बहुत जो भी प्रिंट मॉडलिंग दिल्ली में होती है, यू नो, वेरका दूध से लेकर HCL के कंप्यूटर टाइप के जो भी प्रिंट एड्स वगैरह मैं करती थी, पर वो मैं इसलिए ज़्यादा करती थी क्योंकि मैं थिएटर भी कर रही थी और मुझे वो लगता था कि थिएटर वालों का एक ऐसे झोला छाप इम्प्रेशन हो जाता है, तो मुझे दोनों चीज़ों को ट्रैवर्स करना था। आई वांटेड टू डू इट एलिगेंटली, तो मैं वो सीखने के हिसाब से ज़्यादा करती, प्लस इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ पॉकेट मनी। मैं फिर एक डांस कंपनी में एज अ बैकअप डांसर भी काम कर रही थी थ्रू माय कॉलेज, तो वहाँ से भी थोड़े बहुत पैसे आते थे, तो उनका कुछ नहीं, मैं उसको अपने करियर की इन्वेस्टमेंट समझ के पोर्टफोलियो खिंचवाती थी, ये सब करती थी, और मुझे नहीं पता था कि मैं कॉलेज में पॉपुलर हूँ। इन लोगों को पता था, ये लोग मानते करते थे। होंगे फॉलो ये लोग कह रहे थे अरे मतलब जलवा था मैडम का वहाँ पे। मेरे को नहीं पता था, मैं 2-3 बार तो सस्पेंड हो गई थी। हैं? मैं बहुत बदमाश हूँ, अगर आपको कोई शक हो नहीं, तो। मैंने अब सुना है नहीं कुछ हूँ। सस्ते कातिल करके कोई ग्रुप हुआ करता था आप लोग। हाँ, तो कल मैं 2 सस्ते कातिल की ऑनररी मेंबर्स के साथ ही थी। अच्छा जी हाँ। तो इस ग्रुप के बारे में बताइए, क्या है सस्ते कातिल, कितने कातिलाना थे भाई आप लोग? अरे कुछ नहीं, ये टॉपर्स का ग्रुप आप समझ लीजिए, सबसे अकम्पलिश्ड, सबसे खूबसूरत, फिट, आर्टिस्टिक लड़कियाँ, आर्ट्स स्टूडेंट्स और एक आध कॉमर्स वगैरह की, जो साथ में 10-12 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, कोई यूएन में है, कोई किसी एडिटर है किसी मैगजीन के, सब लोग बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, पर हमने कॉलेज में एक ग्रुप बनाया था आयरॉनिकली, सस्ते कातिल, क्योंकि हमारे स्कूल में ग्रुप बनाया था। हमारे स्कूल में एक और लड़कों का ग्रुप था, जो थोड़े होते नहीं टशनी, और अपने वो करते थे कि उन्होंने अपना नाम रखा हुआ था रस्ट इन पीस, नॉट रेस्ट इन पीस, रस्ट इन पीस, तो उनका था RIPG गैंग, और वो स्कूल में से चौड़े होके घूमते थे। तो हमने भी उनको ऐसे अंडरकट करने के लिए, मखौल बनाने के लिए एक ऐसा ग्रुप बनाया था जिसका नाम था सस्ते कातिल। और तो हम लोग घूमते थे, देखते थे, बस लेते थे, मुद्रिका लेते थे, स्कूल से बस लेके जाते थे जनपद, वहाँ जाके सस्ते कपड़े खरीदते थे, केवेंटर्स का कोल्ड कॉफ़ी पीते थे, वेंगर्स का कुछ चॉकलेट मूस खाते थे, बर्कोस का बिल्कुल तला हुआ ग्रीसी चाइनीज़ खाना खाते थे। खाने पीने में शौकीन, माहिर, बट इंटेलिजेंट सारे के सारे। एंड दिस वाज मेंट टू बी आयरॉनिक, इट वाज मेंट टू बी अ जोक, लाइक सस्ते कातिल जनपद और जो आंखों से मार दे वैसे कातिल, समझ रहे हैं? और कातिलाना थी सारी लड़कियां, मतलब सरोजनी नगर हाँ जी। और जनपद का खास अनुभव बताइए। सरोजनी नगर, आई लव सरोजनी नगर। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आई वेंट लास्ट ईयर ऑल्सो, फुकरे की शूट के दौरान। मैं सरोजनी नगर गई थी फिर से, वो बंटा पीने, चाट खाने, राम लड्डू खाने, मूली हरी चटनी के साथ। भीड़ उड़ आ गई होगी फिर? हाँ, भीड़ आ गई होगी। भीड़ नहीं, कुछ नहीं, कोविड का हमें बहुत फायदा हुआ है। मास्क लगाओ, टोपी पहनो। मुझे तो बहुत वो लगा कि अब पब्लिक में मास्क नहीं पहन सकते लोग। मैंने तो मास्क फुल एंजॉय किया है। पब्लिक क्वेश्चन ले लेते हैं किसी पे।
ठीक है, बिल्कुल, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अच्छा, मुझे सरोजनी का एक कोई बार्गेनिंग हैक बता दीजिए। और सरोजनी का एक स्टीरियोटाइप है कि वहाँ लड़कियों के ही मतलब कपड़े मिलते हैं, तो क्या लड़के वहाँ जा सकते हैं? मतलब थोड़ा कलेक्शन तो होता है। बार्गेनिंग हैक तो मुझे नहीं पता। आई थिंक लड़कियां शायद कर लेती हैं बेहतर बार्गेन। शुरू तो ऐसे ही होता है ना कि 100 नहीं 50, चलो 75 ना आपका ना मेरा, ऐसे ही होती है ना चीज़ें, डील ऐसे ही क्लोज होती है। And then you walk off. देन यू वॉक, अच्छा भाभी रुको, दीदी आ जाओ, 50 में कर दे। चलो लाओ भाई लाओ, बोनी भी नहीं हो रही, हमारा कुछ मार्जिन नहीं है, लो रखो, इस हमें तो टाइप। कहता जाओ, दूसरे आ रहे हैं। सरोजनी का एक तुम गाना रिचा बहुत, चड्ढा नहीं हो भाई, हाँ? रहने दो। नहीं तो उनको थोड़ी पता मैं रिचा चड्ढा हूँ। मैं तो इस बार खैर खरीदने नहीं गई थी, लोगों को दिखाने ले गई थी, जो भी बॉम्बे के क्रू वाले आए थे कि ये भी एक मार्केट है। तो वो देख रहे थे कि हर इंसान अमीर गरीब यहाँ पे, तो मैंने कहा जब इंडिया में ये ज़ारा वारा आए भी नहीं थे तब से हम ये कपड़े पहन रहे हैं, वी आर सो फैशन फॉरवर्ड। हमें एक्सपोर्ट सरप्लस की जगहें पता है, कौन सा दुकान वाला क्या रखता है। आपने सबसे सस्ती चीज़ सरोजनी से क्या ली है? आई थिंक मैंने सबसे सस्ती चीज़ ली है थोड़ी बहुत डिसेंट क्वालिटी, जो ऐसे बदबूदार ना हो और बहुत सेकंड हैंड। तो 50 रुपए का एक स्वेटर लिया था मैंने 2002-4 में। आई थिंक सरोजनी वॉज वेरी अहेड ऑफ इट्स टाइम, इट वॉज थ्रिफ्टिंग बिफोर द वर्ल्ड। थोड़ा कम हो गया है सरोजनी, थोड़ा सा कम शॉप्स हो गई हैं वहाँ पे, है ना? वुश वुश। वुश वुश क्या होता है? ये आपके साथ प्रॉब्लम है? व्हाट्सएप के छोटे छोटे वो एक कुछ होता है ना, वो वुश वुश जार्गन्स छोटे क्या बोलते हैं बताओ भाई। देखिए Abbreviations. सेंट स्टीवंस में पढ़ने का एक ड्रॉबैक ये है कि आप ग्रामर के लिए बहुत पर्टिकुलर हो जाते हो, तो मैं कहना चाहूँगी मैं कभी इनका प्रयोग नहीं करती। थैंक गॉड। मुझे समझ में भी नहीं आता है। ये फ्लोरिडा से पढ़ लिख के आया लड़का, तो एक कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करता रहता है। अच्छा, तो फिर वहीं चले जाओ यार। यहाँ तो ना हो पाए। अमेरिकन्स विल स्टिल अंडरस्टैंड, इंडिया में क्या No, people here understand. रियली Yeah. नहीं, सब समझते हैं। हाँ. समझते हैं? चलो नस्लें खराब हो चुकी हैं हमारी, और क्या। नहीं सच में, बिकॉज आपने वो एक वो जिफ देखा है where, वो लोग बात ही ऐसे कर रहे हैं, IRL LOL इस टाइप की, सिर्फ अब्रिविएशंस में बातें हो रही हैं। आपको लगता है अगली जो जनरेशन, जो कोविड के बेबीज हैं, वो शायद इमोजीज में बात करें? मे भी हो सकता है, बिल्कुल। You never know. What I'm saying is I love the written word and I want to maintain the sanctity of it in any language. ये मेरा थोड़ा खराब कर रहे हैं, मैं इतने भी शॉर्ट फॉर्म नहीं उसका। नहीं, मैं आपको तो कह ही नहीं रही, पता नहीं आप पर्सनली क्यों ले रहे हो। नहीं ये नहीं, ये अभी प्यारे के इंसान है हमारे दफ्तर के, सबको खुश रखते हैं, हमेशा मुस्कान, चाहे कुछ भी रहे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आ रहे हैं, तो इनको देख लो। अगला कोई सवाल? कोई है जिसको यहाँ जबरदस्ती बिठाया तो बता दो भाई, ऐसा तो नहीं है ना कोई? यू नो। सो क्वेश्चन ये है कि मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आपका एक प्रोडक्शन हाउस है, और उस प्रोडक्शन हाउस में आपने ये मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं। एक प्रोग्राम किया है हमने फीमेल गैफर्स के लिए जी। तो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि आप कैसे फीमेल एम्पावरमेंट अपनी इंडस्ट्री में प्रमोट करेंगी थ्रू द प्रोडक्शन हाउस? वो मैंने वैसे नहीं सोचा, फीमेल एम्पावरमेंट सिर्फ उसके हिसाब से नहीं। हम लोग लास्ट ईयर एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर रहे थे अली और मैं, तो जब हम उसका क्रू सेट कर रहे थे तो हमने देखा कि वो मेरी डायरेक्टर जो है वो महिलाएं हैं, और वो एक फ़िल्म जो बना रही उसका नाम था गर्ल्स विल बी गर्ल्स। तो शी वांटेड अ प्राइमरीली फीमेल टीम। तो हुआ क्या, जब हम लाइटिंग डिपार्टमेंट में लड़कियों को ढूंढने गए तो देवर ऑलमोस्ट नन। तो हमने सोचा ये तो प्रॉब्लम है। गैफर तो एक है पूरी इंडस्ट्री में और वो बहुत अच्छी गैफर हैं, बट उनके लिए शायद इसलिए आसान होगा उनके पिताजी भी गैफर थे। तो फीमेल DOPs हैं, साउंड डिज़ाइनर्स भी हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, एडीज हैं, हर चीज़ है, बट लाइटिंग में नहीं है। और उसके लिए वजह ये मानते हैं कि अच्छा इसको लगाना उठाना लाइट्स को, हाँ ये कौन करेगा। पर जब गांव में पानी भरना होता है तो घड़े रखकर बैलेंसिंग एक्ट करके मीलों चलने वाली भी महिलाएं होती हैं। तो हमने इस इंटेंशन से बर्लिन फिल्म फेस्टिवल बर्लिन आले में एक ग्रांट के लिए अप्लाई किया, वहाँ हमें ग्रांट मिला, आर्टे कीनो प्राइज़ भी मिला।
तो उस ग्रांट के पैसे से और इस प्राइज़ के कुछ पैसे से और कुछ आरी की तरह से एक लेटर मिला और कुछ इस तरह की चीज़ें मिली, उससे हमने एक वीक लॉन्ग वर्कशॉप किया विद बॉम्बे बेस्ड ग्रिप्स कंपनी कॉल्ड लाइट एंड लाइट। तो वहाँ हमने लड़कियों को ट्रेन किया और उनका पहले इंटरव्यू वगैरह हुआ और उसके बाद उसका नाम हमने रखा अंडर करेंट और उसका सेकंड एडिशन हम इस साल करेंगे। लास्ट ईयर थोड़ा सा एडहॉक था क्योंकि हम चाह रहे थे कि 10 लड़कियां पढ़ाएंगे तो 2 हम अपनी ही फिल्म में हायर करके उनको यूज़ करें, बिकॉज यू नो इट बी नाइस टू गिव देम अ जॉब ऑल्सो। बट इस साल थोड़ा प्लान्ड तरीके से किया जाएगा वो और हम दिसंबर में करेंगे ये। अगर आप में से कोई अप्लाई करना चाहे, आपका दिल हो लाइटिंग या कुछ स्टोरी टेलिंग थ्रू लाइटिंग सीखने का, तो यू आर फ्री टू अप्लाई, इट्स ओपन टू ऑल। और हमने उनको 3 महीने का स्टाइपेंड भी दिया क्योंकि 3 महीने तो लग ही जाते हैं बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में कोई नौकरी ढूंढने के लिए। आई एम वेरी प्राउड टू से 2 लड़कियां मिर्ज़ापुर की सेट पे काम कर रही थी, प्रॉपर काम कर रही थी। छत्तीसगढ़ी लड़कियां ट्राइबल बेल्ट से आती हैं और उनके लिए पहले हमें ना केवल इंग्लिश बट हिंदी के लिए भी ट्रांसलेटर ढूंढना पड़ रहा था। वी गॉट देम थ्रू एन NGO। तो इट फील्स वेरी गुड कि मुझे लगता है इस तरह का चेंज करने में मुझे बहुत दिलचस्पी है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आइडिया भी हमारी टीम की एक एसोसिएट यंग लड़की का आइडिया था, तान्या नेगी, जिसने बोला कि थोड़े से पैसे लेके हम उसको ग्रांट को बड़ा करके लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। वन गर्ल वाज वर्किंग ऑन वन ऑफ माय सेट्स आल्सो, सो इट फील्स वेरी नाइस। वो आपको मिलते हैं बाहर तो देखते हैं कि यू नो अब आप एक्टिंग कर रहे हैं, वो लाइट वाइट पकड़ रहे हैं, खुशी होती है बहुत खुशी देख होती के। है। और सराउंडिंग में अगर महिलाएं उस तरीके से आगे बढ़ रही हों तो फिर और अच्छा। नहीं, महिला किसी भी फील्ड में आएगी ना, आपके ऑफिस में भी अगर महिलाएं ज़्यादा होंगी ना, आप देखेंगे आपका ओवरऑल वर्क कल्चर चेंज हो जाएगा। ना सिर्फ आपके बाथरूम साफ होंगे, जनरली जो आपके कॉमन स्पेसेस हैं वहाँ थोड़ा सलीका आएगा, तमीज़ आएगी, गाली गलौज थोड़ा कम होगा, गंदगी कम होगी और यू नो ज़्यादा सर्च हिस्ट्री गूगल पे डिलीट करने की कम ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह की चीज़ें होंगी महिलाएं जहाँ पे भी आती हैं। एक फिल्म आई थी सौदागर और उसमें एक गाना था इलू इलू, है ना? हाँ जी, और उस दौरान आपकी उम्र कितनी रही होगी? मेरे को याद है कि VHS टेप आई थी घर में और हम लोगों को वायलेंट सीन्स और लव सीन्स के लिए बाहर कर दिया गया था, तो काफ़ी छोटी रही होगी। हाँ, तुतलाने वाली उम्र ही रही होगी हमारी। तो वहाँ पे आपने कुछ अपनी माताजी से कहा था जो आज सच हो गया है, वो क्या हुआ है मैं सच? अपने दादाजी से कहा था। दादाजी से। हाँ हाँ, ठीक है, बताइए। मैंने उनसे कहा था कि ये तो बहुत अच्छा काम है, मज़ेदार। तो उन्होंने बोला क्या तुम्हें ये करना है, एक्टिंग करनी है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर तुम्हें एक्टिंग करनी है तो तुम्हें क्लासिकल डांस सीखना पड़ेगा। क्योंकि फिर उन्होंने बताया आशा पारेख, वहीदा रहमान, वैजंती माला सब भरतनाट्यम के डांसर्स हैं। तो मैंने थोड़ा भरतनाट्यम देखा टीवी पे, DD पे। मैंने कहा ये तो बहुत स्टिफ है। तो फिर मैंने कथक देखा टीवी पे, तो फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला ये अच्छा है, ये मैं सीख सकती हूँ। तो मैंने फिर वो सीखा और मुझे पूरा विश्वास था कि ये बहुत अच्छा, मज़ेदार, दिलचस्प काम रहेगा। इनफैक्ट मेरे दादा ने मुझे स्केच पेन्स का जो सेट दिया था, मैंने उससे अपना मेकअप भी कर लिया। भौएं काली कर ली, यहाँ पिंक पिंक कुछ लगा लिया। तो मज़ेदार दिन थे वो। माय दादा वाज अ स्कॉलर ऑफ पर्शियन एंड उर्दू, ही वाज इन द कस्टम्स, तो काफ़ी पढ़े लिखे बैकग्राउंड से थे। तो मेरे एक्टिंग के ड्रीम को पहले किसी ने बहुत सीरियसली नहीं लिया, उनके सिवा? किसी ने भी नहीं। उन्होंने थोड़ी, वो 3 साल के बच्चे की कौन बात सीरियसली लेता है कौन लेगा? हाँ, नहीं लेते थे वो। बट या, तो पहली बार किसने कहा? जब मेरी मम्मी मुझे बहुत ही अकम्पलिश्ड कथक डांसर के पास लेके गई, उनके 3-4 और कॉलीग्स के बच्चे वहाँ, तो बोलती कि कथक सीखना है किसी को तो आ जाओ यहाँ पे। तो मैं गई तो साथ में 2-3 और लड़कियाँ थीं, तो उन्होंने बोला कि तुम मुझे कोई भी डांस सिखा दो, किसी भी चीज़ पे तुम कैसे डांस करते हो, डू यू एन्जॉय इट? तो कोई आए ना आगे। और फिर उन्होंने दोबारा बोला कि चलो कोई कुछ दिखाओ, फिर कोई भी ना आए। फिर मुझे लगा ये तो ऑडिशन है, फेल हो रहे हैं लोग यहाँ। तो आई थिंक मैं वही 4-5 साल की रही होंगी और मैं गई हूँ। मैंने मेरे हाथों पे नौ नौ चूड़ी उनको पूरा करके दिखाया। बोलते जे बात, या फिर मेरी क्लासेस शुरू हो गई
तो मुझे ये पता था कहीं ना कहीं बाकी लड़कियां उस वो एक्स्ट्रा करिकुलर ईसीए कोटा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आई डोंट नो अभी होता है कि नहीं, पर तब तो था है अभी भी है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उसमें आपको 20% ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। आई थिंक उनको उस दिशा से उनको डाला था क्लास में, पर मेरी उसमें बहुत रुचि थी। खैर मुझे उस वक्त नहीं पता था कि कितना मुश्किल है कोई भी डांस फॉर्म कंटिन्यू करना, डिसिप्लिन से सीखना। फिर मैंने वो 10 साल सीखा, बिल्कुल विशारद के फर्स्ट पार्ट तक। और अब आप पूरी परिपक्व होंगी। जी परिपक्व हूँ। बीच में मेरा रियाज थोड़ा छूट गया था, बट अभी भंसाली साहब के साथ काम करने के लिए जब मैं दोबारा गई तो मैंने पॉलिश कर ली चीज़ें। बेहद खूबसूरत। तो एक बात बताइए, कॉलेज से जब आप निकले और मुंबई गए, उसके बीच का जो आपका स्ट्रगल था वो कैसा कॉलेज था? से निकल के मैं मुंबई गई, अपना मास्टर्स करने गई थी एक्चुअली। वहाँ पे मैंने एक्चुअली मास कॉम पढ़ा सोफाया कॉलेज में। सो माय ट्रेनिंग इज़ एज अ जर्नलिस्ट। हाँ, मैंने सुना है कि आप फोटो जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। फोटो जर्नलिस्ट मैं इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि मेरे जर्नलिज्म से थोड़ा डिसइल्यूजन हो गई थी, माफ़ करना मुझे। हाँ, पर मुझे फोटोग्राफी में दिलचस्पी थी। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ जी बेहद अच्छे से, क्योंकि मैं 8-9 साल से पॉलिटिकल बीट का जर्नलिस्ट रहा, ओ हो तो बेहद अच्छे से माय समझता हूँ। कंडोलेंसेस। नहीं वही तो मेरी ट्रेनिंग उसी में थी। मैं बम्बई चली गई थी सोफाया कॉलेज में पढ़ने। वहाँ मुझे बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने पढ़ाया, पी साईनाथ और स्मृति कोपेकर, ये लोग हमारे गेस्ट लेक्चरर्स होते थे। फिल्म अप्रिसिएशन वाले लोग भी आते थे, अच्छे अच्छे कलाकार, जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर। एक दिन एक लेक्चर देने रोमिला थापर जी आई थी व्हेन शी वाज इन हर 80s। आई मीन यू नो कमाल था वो मेरा। आई डोंट थिंक मैंने अपनी पढ़ाई को उतना इन्जॉय कभी भी किया जितना वो 1 साल मैंने बॉम्बे में सोफाया कॉलेज में SCM कोर्स के दौरान किया, क्योंकि मेरी प्रॉपर एप्टीट्यूड थी और मुझे वही चीज़ करनी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक जो सामाजिक अवेयरनेस होती है वो भी मेरी वहाँ से ज़्यादा डेवलप हुई। और उसके बाद उसके बाद ओए लक्की। वो बैरी जॉन साहब की एक्टिंग स्कूल में आप पहुंचे थी, जी 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 तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा? और सौरभ सचदेवा के बारे में बताइएगा जरा। जी, वो हमारे टीचर है। उन्होंने आपको आपको कैसे पता? परसों ही तो किया मैंने इंटरव्यू। मैं जब सेंट स्टीवेंस में भी थी तो इनका एक बैरी जॉन में स्कूल था, सैदुल अजाब में, तो वहाँ वीकेंड एक्टिंग का कोर्स होता था। हाँ, ये शुरू में 2001 में आए थे, तो उन्होंने सीखा हाँ, बैरी जॉन साहब के साथ, फिर वहीं लग फिर गए। वहीं 2002 से पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर 2005 में वो मुंबई चले गए थे। वो पता नहीं कब गए। मैं तो सर से मिली 2007 में जब वो शिफ्ट हुए थे, तब मैं भी पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करके तैयार थी। तो तब तक सर भी आ चुके थे, बैरी सर बॉम्बे, तो वो प्ले की कास्टिंग कर रहे थे। तो मैंने उनके साथ फिर 3 मंथ वाला लंबा वाला कोर्स किया। और इसलिए किया क्योंकि इनका जो वीकेंड वाला कोर्स था उसमें मुझे उन्होंने B ग्रेड दे दिया था। तो मैंने कहा ये तो गलती हो गई, और फिर मेरे को A ग्रेड चाहिए था। अच्छा, तो मैं- ये बैरी जॉन साहब के क्लासेस के दौरान ही आपने शायद अभय देओल को एक बार फ़ोन किया था। जी, मैं एक मैगजीन के लिए इंटर्नशिप करती थी तब। हाँ। जी, तो मेरे एडिटर ने मुझे बोला था कि हमें एक इंटरव्यू चाहिए। और मेरा एक और कॉलीग था, वो और मैं बैठे हुए थे और उन्होंने अभय को फ़ोन किया। तो यही बात हो रही थी कि उन्होंने बोला कि आपको हम इनसाइड स्प्रेड में फैशन फीचर दे रहे हैं। तो अभय देओल ने ऐसा कहा था कि मेरी अगले साल देवडी करके एक फ़िल्म आएगी, तब तुम मुझे कवर दे देना। तो मैंने कहा क्या बंदे में कॉन्फिडेंस है यार, इनसाइड फीचर्स एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। बट 6-8 months आफ्टर दैट आई वाज वर्किंग विद हिम। कमाल है ये बात, मैं उनको बताना चाहती हूँ पर मैं भूल जाती हूँ जब भी हम मिलते हैं। बताइए ना। अबे अगर आप ये देख रहे हैं तो 2008 में मैंने आपको फ़ोन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। जी। दिल्ली और मुंबई के खाने में क्या मिस करती हैं, क्या पसंद है? एक्चुअली यहाँ पे घर में, पंजाबी घरों में राजमा होता है और माँ की दाल होती है, उड़द की दाल को माँ दाल मखनी दाल माँ की दाल बोलते हैं। तो मैं बम्बई में जब पढ़ रही थी सोफाया कॉलेज में, तो हमें बीट पे भेजते थे वो फोटोग्राफी वगैरह करने। तो मैं गई थी एक दिन शिव सागर, तो मैंने बोला मेरे को दाल मखनी खानी है। तो उन्होंने कुछ मतलब काली मसूर की दाल पे मक्खन डाल के दे दिया। मैंने कहा ये दाल गलत है। तो बोलते कि कौन सी दाल? मैंने कहा उड़द की होनी चाहिए। बोलते नहीं यही है, उड़द की दाल का तो हम डोसा बनाते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो माँ की दाल होनी चाहिए। तो वो भड़क गए कि
मैं गाली दे रही हूँ उनकी माँ की, क्या बोल रही है। मैंने कहा नहीं ये ऐसे ही होता है। तो शुरू में थोड़ा मुझे एडजस्टमेंट में इशू हुआ था, बाद में आई लव मुंबई ऑल्सो, बहुत सही जगह है। मुंबई के मौसम में यहाँ के मौसम के हिसाब से आजकल वो नहीं चलता है ट्रेंड, लोग सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना के डालते हैं, दिल्ली वाले ही मुंबई में मौसम को लेकर के ज़्यादा पसंद अपना देते हैं कि हाँ ठीक है एक ही तरह का वेदर होता है, और जो मुंबई में रह रहे हैं वो दिल्ली के मौसम को भी लाइक करते हैं। तो आपको मौसम से लेकर के कुछ है क्या? मुझे मौसम मतलब मुझे मुंबई की बारिश अच्छी लगती है और मुंबई की माइल्ड सर्दी अच्छी लगती है। मैं दिल्ली की ठंड को मिस ज़रूर करती हूँ, पर अब तो गाइस क्या ही फ़र्क रह गया है, क्लाइमेट चेंज ऐसा हो गया सब जगह की लग चुकी है, क्या कर लोगे। और काटो पेड़। Hello, ma'am. हेलो। So basically, I'm from Patna and you're also from Patna. And मेरा ननिहाल भी आरा में ही है। अरे वाह। हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पटना की ऐसी 3 खूबियाँ बताइए जो आपको और कहीं नहीं मिली। देखिए पहली तो मैं पटना में मैंने बिल्कुल समय नहीं बिताया। जब तक मैं आई थी तो मेरे नाना फौज में थे, तो मेरी माँ ने भी बिहार में सबसे कम समय बिताया, पूरी इंडिया में रही हैं वो। पोस्टिंग हाँ, अलग अलग हो पोस्टिंग जाती है ना। गुजरात, कश्मीर, पंजाब, साउथ, बट पटना में काफ़ी कम रहे हैं। पर वहाँ लोग खाना बड़ा पसंद है, लिट्टी चोखा और कहाँ कहाँ वैसे अगर नेक्स्ट टाइम जाइएगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मोरिया लोक जाइएगा। मोरिया लोक में वैसे तो ठेले पे ही मिलता है, पर वहाँ पे जो लिट्टी चोखा मिलेगा ना वो बढ़िया रेस्टोरेंट में नहीं मिलता है। अच्छा। और मोरिया लोक 2-3 चीज़ों के लिए वैसे और मैं फेमस यहाँ है। आ रही थी आपके ऑफिस में तो मेरे को सड़क पे भी दिखा कोने में, है ना, लिट्टी चोखा ही है ना वो। हम जाते हैं खाने बिकॉज आई एम मिसिंग माई होम। सो बट कैसा है वो? क्या यहाँ वाला? हाँ। बहुत टेस्टी, आप ट्राई करना। पॉइंट टू बी नोटेड। पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है चौकोर पराठा, आलू की भुंजिया, हाँ, अचार, दाल चावल भुजिया, कटहल। कटहल की सब्जी। कटहल वेजिटेरियन लोगों के लिए मटन होता है। What is cuttle is no jackfruit. Jackfruit. You can eat it meatha also, and then you can eat it raw. Also, it's very tasty, and you can cook it. It has like a meaty texture. कटहल का अचार भी बनता है बहुत बढ़िया। सवाल कर लो। मेरा सवाल थोड़ा सा हल्का सा मूवी के रिलेटेड है। आपने इतनी सारी मूवीज करी हैं, समझ रही हैं ना? आपको सबसे अच्छी मूवीज कौन सी लगती है जो आपने करी हो अभी तक, और आपको ऐसी कौन सी मूवी करनी है अभी इन फ्यूचर जो आपको चाहिए कि हाँ यार ये मूवी तो करनी है मुझे? मैं मतलब पहले मैं बहुत अटैच्ड होती थी जो फिल्में हम करते हैं उनसे, फिर मुझे लगा कि उसका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी तो मेरी कोई फेवरेट मूवी नहीं है। पर उसको भी अब थोड़ी देर इंजॉय करके आई मूव ऑन, वरना डिटैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आर्टिस्ट के लिए। और दूसरा आगे मुझे क्या करना है, मुझे मज़ेदार चीज़ें करनी है। मैं एक कोई अच्छी बेहतरीन एक्शन फिल्म करना चाहूँगी, लड़कियों का गैंग जो छेड़छाड़ करने वाले लड़कों का दुम्बा बना दे, समझ रहे हो? दुम्बा बना दे, पंजाबी एक्सप्रेशन है, कौन समझाएगा। चलो तनु आता है। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। हाँ, बिल्कुल सही है, आप इनकी भावनाओं को समझ लीजिए, ऐसा कुछ करना चाहूंगी। मुझे शायद कम बोलना चाहिए भी। नहीं ऐसा नहीं, छेड़छाड़ करने वाले, आप छेड़छाड़ करने वाले लड़के, फिर आपको क्या डर? ठीक है, फिर तो एक सवाल और एक छोटा सा और पूछूं। जी बिल्कुल। ये जानना चाहते हैं कि आपने इतनी सारी मूवीज भी देखी होंगी, कोई ऐसी मूवी है जिसकी आप रीमेक बनाना चाहते हो, उसमें काम करना चाहते हो, ऐसी मूवियों से कोई पसंद हो? बिल्कुल मैं बिल्कुल क्लासिक जो क्विंटेसेंशियल बॉलीवुड फिल्में जिनमें एक अच्छा एक जो ना फैमिली एंटरटेनर, जिनमें एक अच्छा मैसेज हो, जो रिग्रेसिव ना हो, या उस तरह की फिल्मों में मुझे मतलब अगर मिस्टर इंडिया का रीमेक बने तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। कितनी क्या अच्छी बनना फिल्म पसंद थी। करेंगी? मैं कुछ भी, मैं मोगैम्बो भी बन जाऊंगी मिस्टर इंडिया में। भोली इज क्वाइट क्लोज टू मोगैम्बो एक्चुअली। बोली पंजाबन। जी, बट मतलब बहुत सारे फिल्में हैं जो मुझे लगता है, कुछ फिल्में ऐसी भी थी जो अहेड ऑफ इट्स टाइम थी, बट ओहिला की उन फिल्मों में से एक है जो जब आई तब लोगों को बाद में ज़्यादा समझ में आई। हाय, जी। एक्चुअली आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए जिसको ना लोग मतलब रिमेम्बर करते हैं, लाइक बोली पंजाबन आपने बोला, नगमा मेरा फेवरेट है उनमें से एक। मतलब मुझे लगता है नगमा नहीं, नगमा मैं पूछूंगा। कोई नहीं, अच्छा, पूछो। आपका सबसे पसंदीदा कैरेक्टर, या फिर आपको किस कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा मेहनत लगी? ऑब्वियसली हर कैरेक्टर में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बट आपका फेवरेट कौन सा है?
आई थिंक मेहनत वो उसमें लगी है, मैडम चीफ मिनिस्टर में बहुत मेहनत लगी है। मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। हाँ, वो बहुत उसमें बहुत मेहनत लगी उसमें मतलब मेरी बैंड बजा दी थी सर ने, सुभाष कपूर ने। पहले डायलॉग वर्कशॉप, फिर डिक्शन, एक तरह बोलने का लहजा, फेंक के बोलने का, एक तरह का टॉम बॉयश एटीट्यूड, जो कि भोली जैसा नहीं है। भोली काफ़ी ऑब्सेस्ड है अपने आप से। अभी जो सिनेमा है, सिनेमा एक दर्पण है हमारे समाज का, जी और हर दौर में समाज में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं उसके आधार पर फिल्में बनी हैं, बहुत नहीं लेकिन बनती रही हैं। बनती रही हैं। आज के दौर में जब सिनेमा सिंगल स्क्रीन से निकल के मल्टीप्लेक्स तक पहुंचा है और उसके बाद अब ओटीटी पे आ गया है, तो आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं ऐसे सब्जेक्ट पे काम करने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीते कुछ सालों में वैसे फिल्में नहीं बन रही हैं, या बन रही हैं तो किस तरह की फिल्में बन रही हैं? क्या आप मिस करती हैं इस दौर में? मैं इस दौर में जो एक्चुअली जो मिस करती हूँ, क्योंकि अब वो ये फिल्म इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं, दर्शकों की। एक तो समाज में अगर गरीबी है, दुख है, कोविड के बाद किसी के घर में मौत हुई है, कोई किल्लत है किसी तरह की, लोगों की नौकरियां गई, गरीबी है, तो ज़रूरी नहीं कि वो अपनी रियलिटी पे फिल्म देखने के लिए 200 रुपये खर्च करके जाएं एसी हॉल में। पहला ये फैक्ट हमें मानना पड़ेगा, तभी फुकरे चलती है, क्योंकि कॉमेडी फिल्म है तो लोग जाते हैं, कम से कम 2 घंटे हंस के आ जाते हैं। हालांकि उसमें भी वो उठाते हैं मुद्दा पानी का, डर डर के, क्योंकि लोगों को पता है वो कॉमेडी फिल्म है, दे कम टू एक्सपेक्ट अ कॉमेडी। सो एक ये फैक्ट है हमारे समाज का, इस वक्त की हमारी जो जो रियलिटी है वो ये है। दूसरी बात, फिल्म इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक मसान जैसी फिल्म 3 करोड़ में भी बनती है, उसको प्रमोट करके उसकी थोड़ी भी विजिबिलिटी हो, ताकि आप लोगों को पता चले फलाना फिल्म रिलीज हो रही है, उसके लिए आपको 6 करोड़ स्पेंड करना पड़ेगा, मीडिया स्पेंड। यू अंडरस्टैंड नाउ, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट एडवर्टोरियल, राइट? तो यू स्पेंड 6 करोड़ ऑन दैट, योर लैंडिंग कॉस्ट बिकम्स 10 करोड़, डिस्ट्रीब्यूटर 40 लाख ले जाएगा, बाकी डीसीपी भेजना, प्रिंट कोड, बिल्कुल टेक्निकली समझा रही हूँ आपको ये चीज़। तो 10 करोड़ आपकी लैंडिंग कॉस्ट हुई है फिल्म की। लैंडिंग कॉस्ट में आपका प्रॉफिट, जो प्रोड्यूसर है अगर सिनेमा से प्रॉफिट चाह रहा है, उसका पहला प्रॉफिट का पॉइंट होगा 21 करोड़, 10 करोड़ पे 21 करोड़ पे वो प्रॉफिट बनाएगा, बिकॉज 51% इज एग्जीबिटर टैक्स। इज नॉट क्रेजी? 51% एग्जीबिटर टैक्स, उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता है, आप लोगों पे भी हम पे भी। तो ये दोनों ऐसा, तो उसके इसकी गणित बैठ नहीं पाती। अगर आप पिक्चर बना दे रहे हैं 3 करोड़ 4 करोड़ में, उसकी प्रमोशन की कॉस्ट उससे डबल है, तो ये कैसे वर्क करेगा? इसलिए लोग फिर बोलते हैं कि पहले हम ओटीटी से डील कर लेते हैं। अब ओटीटी भी शाणे हो गए, अब ओटीटी बोलते हैं कि आप पहले सिनेमा में रिलीज करके आए, हम देखेंगे कि कितनी चली, उसके हिसाब से वी विल गिव यू इस स्लैब का इतना, इस स्लैब का इतना। अब ओटीटी वाले ऐसे बोलने लगे, और ओटीटी भी के कुछ लिमिटेशंस हैं। वो बोलेंगे कि हमारे एल्गोरिदम के हिसाब से आजकल एक्शन चल रहा है, या यंग अडल्ट सेक्स या हॉरर, आप ये करिए। फिर प्रोड्यूसर जाएगा 4 इन्फ्लुएंसर्स के पास, बोलेगा कि ये एल्गोरिदम फ्रेंडली एक्टर्स हैं। एक्टर का गया पत्ता कट, इन्फ्लुएंसर आउट, एक्टर, इन्फ्लुएंसर इन, एक्टर आउट, ठीक है? तो उस तरह से मैं ये नहीं, मैं नथिंग अगेंस्ट इन्फ्लुएंसर्स, लाइक यू नो डॉली सिंह आदि शक्ति गई थी एक्टिंग सीखने के लिए, अच्छी बात है, आप करिए। पर मैं आपको बोल रही हूँ उनकी विचारधारा कैसी है ओटीटी वाले, तो वो अपने हिसाब से एक समीकरण बिठा के वो बोलेंगे इसका नेट नेट हम इतना कर देंगे। अब नाउ दे आर होपिंग that with one Bollywood face and 3-4 influencers, actors, different types of character, whatever, कि हम इतनी ऑडियंस रीच कर पाएंगे। सवाल ये है कि जो 20 सेकंड की रील देख रहे हैं, जो 20 सेकंड के लिए आपको एंगेज कर सकते हैं, क्या वो 2 घंटे के लिए आपको एंगेज कर सकते हैं? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हॉरर चल रही है, सेक्स कॉमेडी चल रही है, थ्रिलर चल रही है और एक्शन चल रही है, इसके अलावा और कुछ चल नहीं रहा, आप कुछ और बनाओगे? क्योंकि आपसे, हमारे पास तो डेटा है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। तो फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स आर बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स टू सिक्योर देयर इन्वेस्टमेंट ऑन अ फिल्म बाय गेटिंग अ डील फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म बिफोर द रिलीज। अब प्लेटफॉर्म्स आर सेइंग फर्स्ट यू रिलीज एंड कम, तो इट्स अ डॉग कैचिंग इट्स ओन टेल। ये बहुत मुश्किल की बात है। आप ये इंटरव्यू सेव करके रख लीजिए, 2 साल बाद हो सकता है जब हम बहुत बुरे हाल में हो तो कोई बोलेगा कि रिचा चड्ढा ने एक काम की बात की थी।
ये वाकई वो हम उस पड़ाव पे, इसीलिए आज मसान या न्यूटन जैसी फिल्म नहीं बन रही है। बात ये नहीं है कि सामाजिक विषयों पे पिक्चर नहीं बन रही, साउथ में बन रही है ना, क्यों बन रही है? दे हैव कैप्ड देयर टिकट प्राइसेस, उनके टिकट प्राइस नहीं एक हद से ज़्यादा जाते आगे। अगर आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट है या रिसेशन है, जो भी 300-400 रुपए की टिकट, कोई इंसान अकेले तो जाएगा नहीं फिल्म देखने, कम से कम 2 लोग जाएंगे। अगर हमारी मासिक वेतन किसी भी घर का 50,000 रुपये है, आप क्या एक वीकेंड पे 5,000 केवल 2 घंटे की पिक्चर देखने के लिए उड़ा दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे परिवार को लेके जाओगे तो इतना खर्चा आएगा। तो हम लोगों को कहीं जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, दे हैव टू टेक अ कॉल कि टिकट प्राइसेस हैव टू बी कैप्ड। और साथ में वो भी सिंगल स्क्रीन में कैसे टिकटें चलती हैं? अभी भी आप जाइए गेटी गैलेक्सी या जो भी बॉम्बे की जो हिस्टोरिक सिंगल स्क्रीन है, चंदन एक मेरे घर के पास होता था, इतना खूबसूरत, बंद हो गया अभी। वहाँ एक अलग मज़ा है पिक्चर देखने का। वहाँ पे जो पिक्चरें लगती हैं वो 120-150 से आगे नहीं जाती। उसकी जो नीचे लोअर स्टॉल की सीट्स हैं वो 80 में भी जाती हैं। तो एक आम आदमी के लिए वो टिकट अफोर्डेबल है। मल्टीप्लेक्स में उसको इंटिमिडेशन होता है। और साथ 400 में रुपए other के भी तो टिकट खर्चे हैं ना। आगे खर्चे हैं, क्योंकि क्यों ये आपने कभी पढ़ा होगा 2 साल पहले कि फिल्म हॉल में बाहर का खाना अलाउ हो गया। बहुत से स्नॉबिश लोगों ने बोला कि ओ गॉड नाउ पीपल विल ओपन देयर टिफिन बॉक्सेस। व्हाई आर पीपल टेकिंग देयर टिफिन बॉक्सेस? बिकॉज दे वांट टू वॉच द मूवी बट दे डोंट वांट टू बाय ओवर प्राइस पॉपकॉर्न। आपका कोल्ड ड्रिंक वो नहीं खरीदना चाह रहे हैं। 600 का है। देखो ये जो भुगते हुए लोग हैं जो सड़क पे चाट खा सकते हैं 100 रुपए की, या मोमो खा सकते हैं सड़क पे 60 रुपए के, वो वहाँ उसी चीज़ के लिए 400-500 रुपए दे रहे हैं। सिनेमा हॉल्स आर फोर्स्ड टू टैक्स दिस मच ऑन द फूड बिकॉज एक्चुअली उनकी दुकान खाने से चल रही है। आप समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम में एक एडजस्टमेंट होना ज़रूरी है। मुझे लगता है वो एडजस्टमेंट ऑन द वे है, एक मेटामॉर्फोसिस होगा। उसमें जो डायनासोर्स हैं उनको नहीं पता चलेगा कि हम डायनासोर हैं और हम एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। बेहतर ये होगा कि डायनासोर पहले ही समझ लें कि आसमान से कुछ एक मीटरराइट आने वाला है और पीछे हट लें, या कुछ अपने आप को पानी में चले जाएं, कुछ भी क्रॉस ब्रीडिंग कर लें क्योंकि ये बहुत अजीब सिचुएशन हो रही है। तभी अगर सामाजिक विषय पे फिल्म बनती है, उसमें आपको शाहरुख खान चाहिए होता है, दीपिका पादुकोण चाहिए होती है, नयनतारा चाहिए होती है, और बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ एक्टर्स चाहिए होते हैं, एटली चाहिए होते हैं आपको। क्यों? क्योंकि वो लोग सिनेमा में लोग तो ला के देंगे ना आपको, म्यूजिक चाहिए होता है। पहले क्या होता था कि डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको बहुत जगहों पे जाना होता था। देश के छोटे छोटे ज़िलों तक पहुंचना पड़ता था। कई जगह पंचायतों में, मतलब वो ब्लॉक होता है ना, वहाँ भी पुराने थिएटर्स हुआ करते थे, और टिकटें क्या होती थी, बेहद कम। तो प्रमोशन आपको बहुत दूर तक जाना है करने के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो वहाँ पे इतना सब चीज़ करने के बाद जो पैसा आ रहा था, उससे ज़्यादा वो कुछ शहरों में लगा के फिल्में कमा लिया जा रहा है, उससे डबल कमा लिया जा रहा है। अब अगर आप किसी रिक्शे वाले को पूछेंगे ना, तो वो फिल्में नहीं देखता है, वो देखता है पायरेटेड फिल्में। पायरेटेड देखता है, वो भी जब समय मिला तो भी। अदरवाइज पहले आप जाते होंगे तो रिक्शा जैसे खड़ा हुआ तो पीछे फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है, वो भी जा रहा है लाइन में लग के जी। लेकिन आज वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। तो आज जो फिल्में बन रही हैं ना, वो आम गरीब लोगों के लिए नहीं बन रही हैं। एग्जैक्टली। जो भले रिक्शा चलाएं या ठेला लगाएं, या फिर आपके और मेरे जो गाड़ी है उसका ड्राइवर जो है, उसके लिए भी वो चीज़ अब नहीं है। तो ये मसला सबसे बड़ा है। ये मसला है बड़ा, और ये आगे जाके जानलेवा मसला बनेगा फिल्म इंडस्ट्री के लिए, मैं ये ऐसा मानती हूँ। साउथ में क्यों सिनेमा सक्सेसफुल है, साउथ में क्यों फिल्में कोविड में भी ओपनिंग लेती हैं, क्योंकि वो हर क्लास के लिए बनाते हैं। हाँ, लेकिन इशू बेस्ड जो फिल्में हैं उनको उतना फिर नाम भी तो नहीं मिल पाता ना। अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड हुए, आपने देखा, साउथ की एक बड़ी अच्छी फिल्म थी जो मुझे बेहद पसंद आई, सूर्या ने की थी, भीम। तो वो बहुत अच्छी फिल्म है, मतलब एक संघर्ष है एक परिवार का, और बाद में जो सबसे ज़्यादा जीवंत तस्वीर उस फिल्म की निकल के आती है कि जब वो कहीं बैठे होते हैं और अखबार पढ़ रहे होते हैं, तो एक बच्ची होती है, पिछड़े दलित समाज से आती है, तो वो काफ़ी देर तक उनको निहारती है, और निहारने के बाद फिर वो भी एक अखबार लेती है, फिर पैर ऐसे चढ़ाती है और ऐसे करके पढ़ती है। तो वो एक नज़र देखते हैं और कहते हैं कि गुड। तो वो, मतलब आप फिल्म देखिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी वो फिल्म। तो इस तरह की चीज़ें। खैर, पब्लिक क्वेश्चन, सौरभ आइए। मैम, आपने अभी लुक्स और ड्रेस पे बात की एक्ट्रेस के, तो मैम अभी जस्ट एक खबर आई है कि
पेरिस फैशन वीक था, वहाँ पे ऐश्वर्या राय गई हुई थी अच्छा और वहाँ पे उन्होंने रैंप वॉक किया। देन तस्वीरें जो बाहर आई, उसके बाद उस तस्वीरों को देख करके लोगों ने ट्रोलिंग शुरू कर दी उनकी। आपने भी ऐश्वर्या राय के साथ काम किया है सरबजीत में। जी जी तो- जलते हैं लोग उनसे। और क्या, कद्दू जैसी शक्ल लेके सबसे खूबसूरत महिला है वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री की आज तक की। और मुझे लगता है उनमें बहुत डिसिप्लिन है और वो काफ़ी ग्रेसफुल हैं। कभी आप देखिए किसी के लिए बिचिंग नहीं करती, कुछ ख़राब नहीं बोलती, मुझे अच्छी लगती हैं। उनकी तो कोई कंट्रोवर्सी तक भी नहीं बिल्कुल नहीं बहुत आती। शरीफ, अब साउथ इंडियन मेंटालिटी के घर के कर्ड राइस और पापड़ खाने वाली लेडी हैं वो। करते रहे ट्रोल लोग, उनको क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। तो है मैम, तो मैम ये इससे डील कैसे करते हैं जब क्यों तुम्हें डील करना है भाई? मैम मेरी बात सुनो, चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या सोच रहा है, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? चिंटू तुम्हारे आगे आ गया, तुम इसे चपड़ासी भी नहीं रखोगे अपने घर में। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें चिंटू क्या सोचता है? चिंटू अपनी भड़ास निकाल रहा है, उसके पीछे का पेंट पील हो रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है, उसकी मम्मी एलपीजी से चूल्हे पे आ गई। चिंटू क्या करेगा? इनकी ड्रेस अच्छी नहीं है, ओके, यू कैन ऑलवेज से इफ समवन टेल्स मी। अर्लियर मैं बॉदर होती थी कि कोई ऐसे कैसे बोल सकता है यार, फिर मुझे लगता है बोल सकता है, बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है। आप बिल्कुल मत लोड लेना किसी की ट्रोलिंग की। नाखुश है लोग अपने जीवन से, वो दूसरों को टारगेट करते हैं, जलते हैं लोग ऐश्वर्या राय से यार। हेलो मैम, आई एम रासुक जैन एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपने कहा कि मैं स्थायी विपक्ष में रहना पसंद करती हूँ, मैं स्थायी विपक्ष की तरह हूँ, तो क्या ये सरकार के साथ पक्षपात नहीं होगा मैम? क्योंकि कोई भी सरकार सही काम करे और गलत काम करे, दोनों पहलू होते हैं, तो उनके लिए स्थायी विपक्ष में रहना क्या उनके साथ पक्षपात नहीं होगा ये? नहीं, मुझे लगता है अगर आपने जर्नलिज्म पढ़ा है तो फिर आप बिल्कुल, आपको भी सही विपक्ष में ही रहना चाहिए, क्योंकि आपका काम है सरकार से सवाल पूछना। सरकार जो अच्छे काम करती है उसके लिए खुद तो होर्डिंग लगा लेती है ना, लगा ही लेती है होर्डिंग हर चीज़ के लिए, माला, होर्डिंग, पुरस्कार, तो वो अपनी तारीफ खुद कर लेते हैं, उनकी बुराई कौन करेगा और उनसे सवाल कौन पूछेगा? आपको पूछना चाहिए। स्थायी विपक्ष में होने का मतलब है कि आप फॉलो द मनी, सी व्हाट्स हैपनिंग। यहाँ ये जैसे रवीश कुमार का कहना है, ये ठग प्रधान देश है। यहाँ कॉफिन हो या टॉयलेट हो, हर चीज़ में एक चलता है टेंडर अलग ही। तो वो चीज़ हम सबको समझना ज़रूरी है, हम सब इसका हिस्सा हैं, कोई ये इससे बचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सच है। ट्रैफिक सिग्नल हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, वैक्सीन का सर्टिफिकेट हो, ये हम सबकी रियलिटी है कि कैसे काम होता है औपचारिक अनौपचारिक तरीके से। तो ये मुझे नहीं लगता ये पक्षपात है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, हर सिटीज़न में ऐसा होना चाहिए। तो तारीफ़ तो हम कर ही देते हैं। डॉक्टर ये आपको थोड़ी बताता है कि आपकी भाई लिवर अच्छा चल रहा है, किडनी अच्छी चल रही है और आँखें सुंदर हैं आपकी। डॉक्टर आपको बताएगा कि आपका बीपी क्यों बढ़ रहा है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों है, आपको डायबिटीज़ होने वाला है। ये डॉक्टर का काम है। मुझे लगता है ये जर्नलिस्ट का भी काम है और ये अच्छे सिटीज़न का भी काम है, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। आज मैंने बहुत खूबसूरत चीज़ पढ़ी, किसी ने लिखा था कि कलयुग है, नो काइंडनेस। व्हाट इज़ काइंडनेस? काइंडनेस इज़ व्हेन यू हैव इनफ टू ईट एंड यू आर इन अ गुड मूड। आपको भूख नहीं लगी, आप चैन से हैं, हवा पानी ताज़ा है आपके आसपास, सब आपके आसपास ठीक ठाक है। आपको मुंबई में लोकल ट्रेन में घुसने के लिए 4 लोगों के बाल नहीं खींचने पड़ रहे हैं, तो आप काइंडनेस की बात कर सकते हैं। जहाँ पे भी कमी होगी, जहाँ पे भी गरीबी होगी, जहाँ पे भी स्ट्राइफ होगी, स्ट्रगल होगा, वहाँ काइंडनेस इज़ अ लग्जरी। आप जाइए वहाँ बाहर के देशों में, सुबह उठते हैं, आप कॉफ़ी लेने जाते हैं दुकान में, पीपल है गुड मॉर्निंग, इतने खुश क्यों हैं वो अलग बात है, हमसे लूट के गए हैं, पर मैं बोल रही हूँ अभी तो अमीर है ना, खुश इसलिए लगते हैं। यहाँ आदमी कुछ खाया नहीं, रात को भी सही नहीं था, दारू के लिए भी पैसे नहीं है, नौकरी भी नहीं है। वो 3 इडियट्स वाली खुजली और बेलन का सीन मुझे याद आ जाता है, कैसे कोई काइंड होएगा? तो ये सारी चीज़ें लग्जरी हैं एंड आई फील यू हैव टू अंडरस्टैंड, रूट कॉज पे जाना ज़रूरी है, वरना हम सब आपस में एक दूसरे से बहुत सारा झूठ बोल सकते हैं, सब अच्छा है। सब चंगा सी एज लाइक डैश डैश डैश। मैंने कुछ कहा? नहीं, अभिषेक इज लुकिंग अवे। ये आप ही का इंटरव्यू मेरा भी आपको। देख लीजिएगा, मुझे भी कटवाना रहता है। हाय रंजू,
इधर आके दुम हिलाओ। यश। वैसे आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप बस कैमरे में देख के बोल दें कि अली प्लीज रिचा को एक कुत्ता लाके दे दो, बहुत अच्छा रहेगा। हमारे पास 2 बिल्लियां हैं बट ही इज नॉट अलाउइंग मी टू गेट अ डॉग। अली भाई जस्ट की कसम। ऐसा नहीं है, ही लव्स डॉग्स, उसको लगता है कि हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं तो हाँ, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, क्योंकि अभी इलेक्शंस आप देख रहे हैं, अभी नवंबर में पड़ने वाला है। अच्छा। 5 राज्यों के इलेक्शन है, ओहो हो। तो हर जगह दौड़ना है। All the ऐसी best. स्थिति में डर तो लगता है, पर ठीक है, कोई तो रहता है जो इलेक्शंस आर लाइक प्रमोशंस फॉर मूवी एक्टर्स ना। इलेक्शंस आर लाइक नेता बन ठन के जाते हैं, रैली में बोलते हैं, हाँ, हम भी बोलते हैं हमारी पिक्चर अच्छी है, आओ। आओ आओ देखो। कुछ नहीं हुआ ग्लास को। कुछ नहीं हुआ, जहाँ कमी लगे डायरेक्टर साहब बता दीजिएगा। जयंत हमारे डायरेक्टर हैं, अच्छा। और हम लोग जितना भी कैमरे के सामने एक्ट करते हैं इन्हीं के हिसाब से करना पड़ता है। तो ये आपके लिए भी थोड़ा फन सेगमेंट होगा ना, बाकी टाइम तो पॉलिटिकल बीट में धूल मिट्टी हाँ, है ना। हालांकि थोड़ा सा सुकून अब यहाँ पे आने के बाद मिला है बहुत। हाँ, अच्छी बात। काट दी जाएगी लाइन। थोड़ा सा अंदर की बात निकल जाती है। और दूसरा सवाल, कोई और पुरुष महिला जो भी जिसको भी। मैम अभी आप काइंडनेस की बात कर रही थी जी जी। एंड आप एक काइंड्री करके Initiative चलाते हैं, इनिशिएटिव yes, चलाती yes. हैं, जी। उसके बारे में आप कुछ बताइए मैम। वो अभी मतलब काफ़ी डॉर्मेंट है गाइस, मुझे उसके लिए वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ती है, पर आजकल लोग सिर्फ पैसे की भाषा जानते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर मैं उसको फुल फ्लेजेड अगले साल से शुरू करूँगी। वो एक इनिशिएटिव हमने सेकेंड वेव में शुरू किया था। तो क्या हुआ था सेकेंड वेव में, आपको पता ही है जो भी दिक्कतें थी, दवाई, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, बहुत सारे लोग ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो मैंने देखा कि जो लोग वैसे आपस में बात भी नहीं करते हैं कि मैं इस पार्टी से हूँ, तुम इस पार्टी से हो, मैं इस धर्म से हो, मैं इस जाति से हूँ, वो सब लोग कुछ समय के लिए अपने सारे डिफरेंसेस भूल के एकजुट होके यही काम करने लग गए। रेमडेसिविर दे दो, बेड यहाँ मिल रहा है, ऑक्सीजन यहाँ मिल रहा है, एग्जैक्टली। तो आई फेल्ट लाइक कि एट द कोर ऑफ इट लोगों में वो इंसानियत बाकी है। अब आप मीडिया में हैं, आपको पता है कि डॉग बाइट्स मैन इज़ नॉट न्यूज़, मैन बाइट्स डॉग इज़ न्यूज़, है ना। तो जो नेगेटिव चीज़ें लगातार जिनका प्रचार होता है, कहीं ना कहीं वो हम सब की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे चोट करती हैं। तो मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें या जो ब्रेवरी की चीज़ें या जो भी अच्छी चीज़ें जो दूसरों को इंस्पायर करें, उनको थोड़ा उजागर किया जाए। तो मैंने करीब 6 महीने तो अकेले वो पेज चलाया था, सारी न्यूज़ को ढूंढना, रिसर्च करना, एडिट करके कॉपी बना के डालना। फिर अभी वो थोड़ा डॉर्मेंट है, बट आई होप टू स्टार्ट इट बाय नेक्स्ट ईयर अगेन। तो एडिट वगैरह आप सब खुद ही करती थी? जी। सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल करती हैं? मैं तो कैनवा यूज़ करती थी, कैनवा, क्योंकि वो पिक्चर सब चीज़ बन जाता है। एग्जैक्टली। बट वीडियोस हम ज़्यादा लेते भी नहीं थे क्योंकि मतलब इट्स डिफिकल्ट विदाउट अ टीम एक्चुअली। बहरहाल इसमें आपको जब भी मदद की आवश्यकता हो, यहाँ पे बहुत सारे नए लड़के भी हैं, और हमारे जैसे थोड़े इट्स नॉट अ पुराने मनी मेकिंग थिंग, मतलब उसमें कोई पैसा कुछ नहीं है। नहीं, वो बल्कि सहायता के अनुभूति के साथ। हाँ, सहायता की अनुभूति के साथ जो बिल्कुल करिए। अभी हमने कुछ दिन पहले हमने काइंडली के ही थ्रू 2.5 अक्षर करके एक एनजीओ, उनके बच्चों को हम फुकरे दिखाने ले गए थे, उनकी आउटिंग थी हमारे साथ, गेटी लेके गए थे, तो बड़े मजे आए। आप देखिए मेरा वीडियो मैंने डाला हुआ है उनका। पूछ लो सवाल, पूछ लो। पूछ लो पूछ लो। तो मेरे फेवरेट डायरेक्टर में से एक है जिनके साथ आपने काम किया है, दिबाकर बनर्जी जी। तो आप क्या मुझे ये बता सकती है कि उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका काम करने का, ओए लक्की लक्की ओए में? वो एक्चुअली बहुत जीनियस आदमी है, दिबाकर बैनर्जी। कई नए जो लोग जाते हैं उनके लिए वो ड्रीम डेब्यू टाइप का भी होता है उनके साथ। रियली? खैर तभी तो वो उन्होंने एक ही फिल्म बनाई थी तब, खोसला का घोंसला, जब उसके बाद दूसरा आप ही के साथ था। ओएला की उसके बाद थी, पर मेरे को ओएला की एकदम से समझ में आ गई। एस्पिरेशनल जो क्वालिटी है ना हमारे अर्बन पंजाबी लाइफस्टाइल की, वो मुझे अचानक बिल्कुल एकदम देख के समझ में आ गई। उसकी भाषा, उसकी बेल्ट, तो मुझे बड़ा मज़ा आया उस किरदार को प्ले करने में। पर दिबाकर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट आदमी है, और पता नहीं, मैं वो बंगाली कम पंजाबी मुझे ज़्यादा लगते हैं। और अभी एड फिल्म ज़्यादा बनाते हैं, पता नहीं क्यों, उनको फिल्में ज़्यादा बनानी चाहिए मुझे लगता है। उनके अंदर बहुत सारी कहानियाँ हैं,
और वो बहुत कुछ चाहे तो कर सकते हैं और कई बार ऐसी कहानियों पर पैसे लगाने के लिए लोग नहीं मिलते हैं, वही जो आपने पहले बातचीत कही। जी उनके नहीं ऐसा नहीं है, ही हैज़ मेड 2 फिल्म्स विद IRF ना, तो पैसे तो उनके लेवल के डायरेक्टर को मिल ही जाने चाहिए। यश बनाने को जाएगा तो उसको लगेंगे 10 साल, पर दिवाकर को तो मिल जाएंगे पैसे आई थिंक। अब मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छा एक खूबसूरत नेटफ्लिक्स के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, मैं उसके लिए मैं ईगरली आई एम वेटिंग, बहुत आतुर हूँ मैं उसके लिए। आप OTT पे एक ही बार आई हैं? मतलब OTT के कितने आपने फिल्में कर ली? इनसाइड एज से तो इंडिया में OTT का आगमन हुआ था Amazon प्राइम से, तो वो हमने किए थे 3 सीज़न, फिर मैंने एक शो किया था कैंडी, और फिर एक शो किया था ग्रेट इंडियन मर्डर। अभी तक इतना ही है मेरा। रिसेंट वाला बस मैं यही देख पाया था, कौन सा? द ग्रेट इंडियन मर्डर। अच्छा लगा ना आपको? हाँ, मुझे आप ही अच्छी लगती हैं। कुछ लोग हैं जो उनके काम से मैं बेहद पसंद करता हूँ, तो उनकी फिल्में कैसी भी हों, IMDb की रेटिंग नहीं देखने जाता हूँ। IMDb की रेटिंग लोग मैनिपुलेट भी कर लेते हैं, जले भुने लोग। और अगर कोई फिल्म पे कुछ लिख दे, क्रिटिक्स वगैरह, फर्क ही नहीं पड़ता है। हमने देखना है तो हमने देखना है। Okay, I gotta put this. First is that how much did you actually miss Ali Fazil on the set of Fukrey 3? Because I heard in the last interview he couldn't be there because of some other movie. He was doing that Hollywood film Kandahar करके ही वो 3 अच्छी महीने फिल्म बाहर थी। थे। हाँ, उनका रोल भी अच्छा था उसमें। हाँ, लंबा लंबा भी था और इम्पैक्टफुल भी था, और वो मेन विलन थे, और वो इकलौते आई थिंक जिंदा भी बचते हैं। सीक्वल के लिए इट्स ओपन। तो मैं तो एनी डे कहूँगी कि उन्होंने ठीक डिसीजन लिया। ऑल्सो ही हैड टू चूज बिटवीन मिर्ज़ापुर एंड फुकरे, क्योंकि डेट्स क्लैश होते। मिर्ज़ापुर तो विदाउट गुड्डू क्या हो जाएगा, तो हमने किसी तरह बिना जफर के एडजस्ट कर लिया। बट आई डिडंट मिस हिम यार, बिकॉज आई लिव विद हिम। आई डिडंट मिस हिम बिकॉज जब हम दिल्ली में भी शूट कर रहे थे तो वो आ जाते थे। Just I wanted to ask, like there's a sequence of कोई जैसे मूवी करते हो, जैसे फुकरे शुरू हुई थी, now you're on the 3 part. How much effort does it take to get together the whole team for the movie again and again, and do things change between the transition of all the movies, and like what all goes into creating a series of the same Cast. IP, like Oh, Fukrey's IP, so that depends on the director and the writer. वो लोग अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं सेम किरदारों के साथ, तो वो चीज़ बढ़ती रहती है आगे। स्टोरी में जान होनी चाहिए, प्रोड्यूसर में भी जिगरा होना चाहिए, एक्सेल जैसा कोई हो जो आगे तक ले जाए उस चीज़ को, तो उसमें मज़ा आता है। बट हाँ, ये तो थोड़ा होता है इशू कॉम्बिनेशन डेट्स के लिए, वरना हमने पिछले साल पीक गर्मी में फुकरे दिल्ली में शूट किया है। 45 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री में भी शूट करके आए लड़के। तो वो थोड़ा सा एक इशू रहता है कॉम्बिनेशन डेट्स में लोगों के। इधर आना, तो फ्रेम में क्यों नहीं आता? तो वो एक रहता है इशू थोड़ा सा, एज पीपल ग्रो इन देयर करियर्स। लाइक पंकज जी बहुत बिजी हो गए, पंकज त्रिपाठी। मैं उनके साथ 7-8 फिल्में कर चुकी हूँ, गैंग्स, फुकरे, 1-2 मसान, एक आधी जो रिलीज़ नहीं हुई, एक आधी जो रिलीज़ होके पिट गई, सब कुछ किया मैंने उनके साथ। तो वो बहुत बिजी हो गए थे, हमें उनकी डेट्स के लिए भी इंतज़ार करना पड़ा। वो वाला डायलॉग है ना, आप अकेले रहते हैं? नहीं, हम पिताजी के साथ रहते हैं, पिताजी अकेले रहते हैं। जीनियस ऑफ वरुण ग्रोवर। कास्टिंग काउच पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना हुई, या फिर आपके किसी दोस्त के साथ? देखिए, ये एक बहुत कड़वा सच है हमारे बिजनेस का, बट मुझे नहीं लगता कि ही इज चूइंग द टेबल, लेग्स ऑफ द टेबल। चलो इधर। नहीं मत चलो, नहीं, अगर तुम नहीं चबाओगे तो ठीक से रह सकते हो। बस ओके, सेट, गुड बॉय। आप कहीं नहीं जाए। मैं कास्टिंग काउच हमारी इंडस्ट्री का एक सच है, पर ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री में रहता है। और जहाँ तक मैंने रिसर्च की है इस पे, हर जगह की एक हकीकत है ये। हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, पॉलिटिक्स, लॉ, तो आप पे डिपेंड करता है आप अपनी इज्जत कितनी अपने हाथ में रखते हैं और कितना आपके लिए चीज़ें ट्रांजैक्शनल हैं। मुझे किसी ने प्रॉपोजिशन भी किया होगा तो मुझे समझ में नहीं आया पहली बात। और दूसरी बात, अव्वल तो लोगों की हिम्मत नहीं होती,
वो भी एक बात है। एक बार किसी ने मुझे कुछ कहा था तो मैंने उसको दौड़ा दिया था सड़क पे। उसके बाद आई थिंक बात फैल गई होगी, तो आई हैव बीन सेफ। हो सकता है कि इसमें मेरा करियर का जो ग्राफ है वो बहुत स्लो रहा हो और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी हूँ, ये हो सकता है। और सैबोटाज भी होता है, मेल ईगो पे बात आती है तो नुकसान भी होता है, वो सच है। बट मैं ये मानती हूँ कि आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप में टैलेंट है, डिसिप्लिन है, आप ज़मीन से जुड़े हैं, हम्बल रहते हैं, आप चोरी चकारी नहीं करते, चेक बाउंस नहीं कराते लोगों के, पैसे लेके भाग नहीं जाते, तो आप आगे ही जाएंगे। चाहे वो धीरे जाएं या तेज़ जाएं, आप आगे जाएंगे। बेहतर। और मैं ये भी कहूँगी कि आजकल के बहुत संस्कारी लोग जो दूसरों पे विशेष टिप्पणियाँ करते हैं, ज़रा एक गूगल सर्च मार लें, पहले कहाँ से आए थे, किसके साथ नज़र आए थे, किसके घर में नज़र आए थे, किसके किराए पे नज़र आए थे, अभी कहाँ है, वो सब देख लिया जाए। इससे पहले कोई मतलब दूसरे पे पत्थर फेंकने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। ठीक, अगला सवाल लेने के बाद फिर हम लोग वो क्विज वाले राउंड पे जाएंगे। तो ये सवाल है कि जो फिल्म उद्योग है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें आज कितना बदलाव आपको नज़र आ रहा है पैसों के मामले में, इक्वल ट्रीटमेंट के मामले में, मेल और फीमेल दोनों को लेकर के? मेरा इस पे थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन है जिसे कहते हैं। मैं शुरू से मानती हूँ कि जो बॉक्स ऑफिस देता है उसको उस हिसाब से पैसे मिलते हैं, पुरुष हो या महिला हो। ये सच है। श्रीदेवी अपने पीक पे अपने मेल को स्टार से ज़्यादा पैसे लेती थी। दीपिका जब 2012-13 में फिल्म कर रही थी तो अपने मेल को स्टार से ज़्यादा पैसे ले रही थी। ये सच है। अगर आपके सामने एक मेगा स्टार है जिसके नाम पे फिल्में बिक रही हैं, जो 30 साल से मेगा स्टार है, जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पर मेरे अनुभव में जब मैं फुकरे करती हूँ या इनसाइड एज करती हूँ तो मेरे साथ ये भेदभाव नहीं होता और मैं होने भी नहीं देती। इतनी सी बात है। एक्चुअली इट्स जस्ट मैथ। उसको वैसे नहीं लेना चाहिए, इट्स मैथ। ठीक है, मेरा ये मानना है। ये थोड़ा अलग है, ये एंटी फेमिनिस्ट व्यू नहीं है। किसी और का एक्सपीरियंस कुछ और रहा होगा तो अलग बात है। मेरा तजुर्बा ये है। अनुराग कश्यप साहब के साथ देव डी में आपका ऑडिशन और फिर रिजेक्शन और फिर इन तरह की कुछ कहानियाँ जहाँ पे जो फिल्में आपको बहुत पसंद रही हो, किन्हीं कारणों से, या तो आपके या फिर उनके या फिर झूठ मूठ के किसी कारण से आपको रिजेक्ट कर दिया गया हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस, ऐसा कोई अनुभव? जैसे देव डी में आपका, देव डी में तो मेरा ऑडिशन उनको अच्छा लगा था, बट आई थिंक माही गिल ऑलरेडी कास्ट हो चुकी थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि मुझे विजुअली बहुत अलग दिखने वाली लड़की चाहिए। अब उन्होंने फिर कल्कि को चूज़ किया जो कि दिखती हैं बहुत विजुअली अलग हम सबसे। तो वो वजह थी, उसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। और आप नहीं, वो व्यक्तिगत रूप से सिर्फ अनुराग जी के साथ नहीं है, कई ऐसी फिल्में होती हैं जहाँ पे आप ऑडिशन करते हैं, समटाइम सब चीज़ सेट हो जाता है और फिर बाद में वो छूट जाती हैं। उन फिल्मों की बदकिस्मती है। सीधा सपाट जवाब। बिल्कुल, वो चली भी नहीं और सही कास्ट कर लेते तो चल जाती। सच में कई बार लोगों को लगता है कि हम सेल्फिश होते हैं, पर नहीं, बतौर आर्टिस्ट हमें मलाल रहता है। अगर अगला बंदा, शायद मैं वहाँ होती तो उस फिल्म को, इस कैरेक्टर को मैं बेहतर, वो तो है ही। पर दूसरी बात यह है कि अगर आपका रोल है, आप पियानिस्ट बने हैं, आपने पियानो सीखने में मेहनत नहीं की, आप यूं कर रहे हैं, कोई और आपके, वो दिन गए ना जब इलेक्ट्रिक गिटार बिना तार के कोई बजा के अच्छे से आर डी बर्मन के गाने चला लेता था। वो दिन गए, अब मेहनत करनी पड़ती है। तो वो बात होती है, वो मुझे खटकता है। मुझे लगता है कि आपको ऐसे एक्टर को, सिर्फ मुझे ही नहीं, हमेशा ऐसे एक्टर को मौका देना चाहिए जो आपकी फिल्म, आपकी कहानी के लिए जान लगा दे। आपको एक बात बताइए, कोई डायलॉग याद है क्या उधर नगमा के किरदार का? भड़वा तो कि उंगली खाना खाए को चाहिए तो हम खिला दे। It's just a dialogue, okay? Don't take it personally. ना, मैं बिल्कुल पर्सनली नहीं लूँगा। तो अब हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जो कि हमने अली फजल के साथ भी खेला था, जो पिछले हफ्ते हमारे शो में आए थे। इत्तेफाक देखिए, इत्तेफाक देखिए कि अगले हफ्ते आप आ गई।
जी। तो बेसिकली हमने उनसे आपके बारे में पूछा था कि वो आपको कितना जानते हैं, एक दोस्त के रूप में, मेमोरी एक उनकी इतनी अच्छी नहीं है, उन्होंने पहले ही कहा होगा, है ना? कहा था ना? जी। फिर भी हम पूछ लेते हैं आपसे कि आप अली फजल के बारे में कितना जानती हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो आप सबसे पहले बताइए, बेसिक सवाल हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली। अली फजल जी का ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है? सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे। मुंबई। और सब्जेक्ट? उन्होंने मल्टीपल सब्जेक्ट्स किए थे, फिर बाद में इकोनॉमिक्स में मास्टर किया था कलीना मुंबई यूनिवर्सिटी। हाँ, इंटरनेट पे खाली इकोनॉमिक्स वाला ही है हाँ। सबसे ज़्यादा। अच्छा। अली फजल सबसे पहले जिस फिल्म को उन्होंने शूट किया था वो 14th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में केरला में दिखाई गई थी, लेकिन कभी वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। एक ठो चांस। सईद मिर्जा। नंबर गिन लेना भाई। 1, 2 और ये 3 नंबर हो गए। हाँ, सईद मिर्जा की एक ठो सईद चांस। मिर्जा डायरेक्टर थे। वैसे रिलीज क्यों नहीं हो पाई थी? पता नहीं, मैंने कहा ना मैथ बैठना चाहिए, ये पुरानी प्रॉब्लम है। अगर पब्लिसिटी में शूटिंग से ज्यादा पैसा लग जाएगा तो दिक्कत है। उस फिल्म में आई थिंक उनके साथ नेहा धूपिया और अमृता अरोड़ा भी थे। अली का सबसे पॉपुलर रोल मिर्जापुर में रहा, जिसमें उन्होंने गुड्डू भैया का किरदार निभाया। लेकिन क्या आपको पता है कि गुड्डू भैया के किरदार के अलावा उनका फिल्म में, मतलब वेब सीरीज में, असली नाम क्या था? मिर्जापुर में? हाँ जी, राजेश तेलंग जी के पुत्र का नाम क्या था? मैं आपको बिल्कुल सच बताती हूँ गाइज, मिर्ज़ापुर इज़ वेरी वायलेंट फॉर मी। मैं केवल अली के सीन्स देखती हूँ, वो भी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से अपना काम फीडबैक की तरह डिस्कस करते हैं, तो मैं फॉरवर्ड करती हूँ। और उसमें भी जब वायलेंस आती है तो मैं उनको सुनाती हूँ कि तुमने इसके मुंह में ब्लो ड्रायर क्यों डाला या कुछ। तो जब मैंने पहला शॉट देखा था उसमें उंगली मैंने तभी बोल दिया कि भाई स्क्रीनिंग तो नहीं हो पाएगी, घर चलते हैं कि फॉरवर्ड करके देख लूँ। बट ही इज़ वेरी गुड इन इट, अमेजिंग इन इट। गोविंद पंडित। अच्छा, नहीं ये देखिए मुझे नहीं मालूम। शरीफों वाला नाम था, बाद में फिर गुड्डू। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब बैठ के बातचीत तो होती होगी, तो अली जब इस वेब सीरीज़ का चुनाव कर रहे थे तो क्या व्यक्तिगत रूप से उनकी लाइफ में वाली भाषाएं तो खैर ठीक, लखनऊ वाला वो एक रहता है, तो चुनाव उसके साथ आसान रहा या फिर उसके लिए और भी बहुत प्रिपरेशन करना पड़ा, क्योंकि वजन भी उनका काफ़ी उसमें बढ़ा हुआ नज़र आता है। हाँ भाई, अंडे खाता था इतने नाम खाली गुड्डू था, लग रहे बबलू रहे थे। नहीं, वो बहुत बल्क अप हुए थे, उसके लिए बहुत मेहनत उन्होंने की थी, काफ़ी मतलब वर्जिश, वेट लिफ्टिंग, वही जो भी बॉडी बिल्डर की डाइट होती है, प्रोटीन शेक, उबले अंडे, वैसे वैसे ही उनकी डाइट चल रही थी। चयन में गाली गलौज का कोई वो नहीं था, बट अली हैं, वो लखनऊ के हैं, तो उनको उर्दू की भी समझ है, इंग्लिश वो बाहर जाते हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश बोल देते हैं पता नहीं कैसे, और फिर उनको गाली गलौज भी आती है। घूमते हैं अपने गलियों में, गाड़ी चलाते वक्त तो निकल आती हैं कुछ भाषाएं, पर उतनी बुरी नहीं है जितनी वहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, आप दोनों आजकल हमारे बीच जो बात चल रही है वो ये कि शाब्दिक हिंसा ना होए। आप कुछ ये नहीं बोल सकते कि इसकी ये का ये, ऐसा कुछ नहीं हो सकता घर में। ठीक है, आप दोनों का डेब्यू एक ही साल में हुआ था। अच्छा, मैं ऐसा I सवाल think लिखा है लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे भी, आप भी आई थिंक बता सकते। उनका एक साल बाद हुआ था। हाँ, लेकिन 2008 में ही शायद फिल्म शूट हुई थ्री थी। इडियट्स 2008 की फिल्म आई थी 9 में, 9 में आई थी, लेकिन वो गाना पहले शूट हो गया था। और अगर मैं होता तो उनको मैं थैंक यू कहता कि मुझे अंग्रेजी गाने बिल्कुल भी समझ नहीं आते हैं और ना ही मैं सुनता हूँ, और जिस माहौल में वो बज रहा होता है वहाँ बस मैं बैठा हुआ एक तो किसी को भी देख लिया, ठीक है। लेकिन पहला कोई अंग्रेजी गाना अंतरा याद हुआ उनका, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, वाना ग्रो अप वंस अगेन, तो वही उतना ही याद आता है और अंग्रेजी नहीं आती। तो धन्यवाद कहिएगा अगर जाके हमसे पूछ के। बिल्कुल ठीक, कहूँगी। एक सवाल जो आपके मोहब्बत, आपके प्रेम से था, इसमें आपका वैसे क्विज में जो नंबर है वो 4 है 5 में से, ओह, तो आप जीत गई। खत्म हो गया रैपिड फायर ओवर हो आपको? गया। फिर एक ये था हमारा रैपिड फायर, करिए ना। ये था हमारा रैपिड फायर, ताली बजाइए। बहुत अच्छा किया आपने, 5 में से 4 नंबर आया आपका, और अली का शायद 3.5 नंबर था, 3 था, तो आप जीत गई। इसके एवज में हम आपको लिट्टी चोखा खिलाएंगे एक सवाल और पूछ के।
तो ये सवाल मैं थोड़ा सा मतलब बहुत सभ्य भी मैंने पूछने के लिए रखा था, पर मैं सोचा थोड़ा सा फिल्मी होके पूछा जाए। पहली बार नज़रों से नज़रें कैसे मिली और नैनों में सपना फिर सपने में सजना कब आए? तो ये इसके बारे में बताइए। पता है, मैं सच बताऊं, आपका इंट्रो मैंने मतलब करने के लिए, तैयारी करने के लिए समय नहीं था, क्योंकि सैटरडे को पर आप काफी तैयार लग रहे हैं। नहीं मतलब आप इंटरव्यू में भी तैयार लग रहे हैं। हमारे एक प्रिय इंटर्न हैं जो अभी अभी हमारे साथ आए हैं, तो उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत वो की है। प्रिय इंटर्न इस कमरे में है? बिल्कुल हैं, सौरभ हैं। वाह, वेल डन। तो और साथ में सोनाली जी जो हमारी मैनेजर हैं, जी जी जी। तो उन्होंने भी, और दोस्त भी हैं, तो उन्होंने बहुत मुझे समझाया कि अनिल नहीं नहीं, इस सवाल को ऐसे, इस सवाल को ऐसे, फिर ऐसे। हालांकि डरने की कोई जरूरत नहीं, वो बस अफवाह है कि मैं रियल लाइफ में भोली जैसी हूँ। नहीं, आप रियल लाइफ में चाहे जैसे भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। आपका काम, आपका बोलना, किसी भी मुद्दे पे बहुत मुखर होकर अपनी राय देना, बहुत कम लोग हैं। और में से जो आप हैं, मैंने इसलिए पहली बार कहा था कि जब मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपका इंट्रो कर रहा हूँ, तो मुझे कोई अपना सा लग रहा है। थैंक यू। शायद मैं कुछ चीज़ों से पीछे हट चुका हूँ, अच्छा। पर फिर भी जिंदा है। हाँ बिल्कुल, तो जिंदा सवाल का हम जवाब सब हैं। एक्चुअली सवाल का- गाना है जवान में, हाँ, उसूलों पे जब आँच आए तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जिंदा धड़क धड़क हाँ, क्या मैं बात। शाहरुख की बहुत बड़ी फैन हूँ, आपको पता है। मैं अली को बोल के लेके गई थी कि मन्नत लेके जाओ मुझे रात को 12 बजे जवान देखने के बाद। क्या हुआ था बताइए? कुछ नहीं। मिले थे? नहीं नहीं, अब मन्नत देखने गई थी आप? मन्नत देखने हर कोई जाता है, बॉम्बे आता है तो। बाय द वे वहाँ हमेशा बंदे खड़े होते हैं फोटो हाँ, खिंचाने नहीं के वो लिए। तो पता है, भीड़ रहती है। हमने फिल्म देखी, हमें क्लोजर नहीं मिल रहा था कि अब क्या करें। तो मैंने बोला चलते हैं। मतलब अली भी कल्पे में बैठे थे कि 2 घंटे से मैं सुन रहा हूँ शाहरुख शाहरुख, तो लेके जाऊंगा तो तुम चुप हो जाओगी। मैंने कहा शायद। तो फिर हम गए वहाँ, हमने गाने वाने बजाए और गाड़ी में थोड़ा सा डांस किया, फिर आ गए। हाँ मैं मिली हूँ, मिली तो हैं, तस्वीरें भी आई। पिघल गई थी बस। कौन नहीं पिघलता है? ऐसी कोई लड़की में किसी से नहीं मिला जो ना लड़की कहे की कि मैं। बात नहीं है, आप आदमी भी, ही इज जस्ट अ चार्मिंग मैन, वेरी चार्मिंग। मेरी जितनी भी वो महिला दोस्त हैं ना, मित्र हैं, वो सब एक ही रग लगती है ना, तो मुझे लगता है कि शाहरुख से बड़ा तो कोई है ही नहीं। कुछ तो बात है। बहुत बात है। बहरहाल मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। एक मिनट सुनिए, पहले वो बेचारा रो रहा है। 2 मिनट रोक देते हैं। हाँ, बस खत्म ही होने वाला है इसके बाद। नो सवाल, इसके बाद हम सवाल नहीं करेंगे। धीरे धीरे सेलिब्रिटी कुत्ता हो रहा है वो। हाँ बहुत बहुत ही प्यारा है वैसे। तो मेरा सवाल आपसे ये है ऋचा, थोड़ा सा आपके प्रेम लाइफ पे जाना चाहता हूँ मैं, आपके जीवन पे, आपकी शादी पे। लेकिन उसके पहले आप लोगों का मिलान कैसे हुआ, तो उसके लिए मैंने एक सवाल बनाया है कि पहली बार आप की जो नज़रें हैं, नज़रों से कैसे मिली, और दूसरी बार नैनों में सपना और सपने में सजना कब आने शुरू हुए, कब दिखाई देने शुरू हुए, इसके बारे में कुछ पता है? इस सवाल के लिए तालियां गाए। धन्यवाद, धन्यवाद। इतना पोएटिक सवाल। बड़ी मेहनत करी थी। अजीब। अली और मैं पहली बार मिले थे किसी ऑफिस में, मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर के, जो थिंक गैंग्स ऑफ वासीपुर के बाद मुझे और उनको साथ में कास्ट करना चाह रहे थे किसी चीज़ में, पर वो मतलब मेरे को बाद में सही नहीं लगा, तो अली वो फिल्म करने लग गए और मैं आउट हो गई। फिर मैं विड्रॉ कर गई। फिर मैंने अली ने मुझे फ़ोन किया कि अरे रिचा व्हाई यू सेड नो यार। फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मैं तो तुम्हारे लिए फ़िल्म की थी और मैं अटक गया। पर अच्छा ये हुआ कि वो फिल्म भी अटक गई, वो फिल्म कभी आई नहीं बाहर। ये फिल्म कौन सी थी, कौन बना रहा था? जाने दीजिए, ऑफ कैमरा आपको बताती हूँ। लोगों के ईगो बहुत बड़े होते अभी हैं। प्रेम वाली और बातें बाकी हैं। उसके बाद हम फुकरे में मिले जब सेट पे थे, तो जाहिर सी बात है वो चूचा, हनी और लाली में मैं वो आपस में वही खाने पीने, छोले भटूरे और मोमोज और प्ले स्टेशन की बातें होती थी। और
किताब विताब कोई उनमें से ज़्यादा पढ़ता नहीं था और सिनेमा वाली बात भी नहीं हो पाती थी, तो अली ही बचते थे बात करने के लिए। तो थोड़ी बहुत मैंने बातें करनी शुरू की उनके साथ, तो देखो प्रोटेस्ट हो रहा है। थोड़ी बहुत मैंने उनके साथ बातें करनी शुरू की, तो मुझे समझ में आया कि वेवलेंथ काफ़ी मैच करती है हमारी, और हम पहले दोस्त थे, काफ़ी समय तक हम लोग दोस्त थे, आपस में बात करते थे। मुझे उनकी फीलिंग्स का कोई अंदाज़ा नहीं था, मुझे बहुत बाद में पता चला कि उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया था कि यार ये तो रिचा ने फिल्म हाँ बोल के ना कर दी और मैं इसमें फंस गया। तो बोला कब उन्होंने आके, कौन से साल में, 2015, 16, 17? नहीं वो किसी ने मुझे, उन्होंने तो फिर भी नहीं बताया, उनके दोस्त ने बताया कि याद है तू बोल रहा था चड्डा चाहिए, मिल गई ना चड्डा। तो ही वॉज वेरी एम्बैरेसिंग, लाइक मत कर यार, अभी मत कर, ऐसे वो थोड़े शाय हैं। फिल्मों के बाहर तो बहुत हैं। हाँ, ही इज़ वेरी मतलब इन हिज ओन वे वो खुलते हैं लोगों के साथ, बट बहुत समय लगता है उनको। चड्डा साहब यस खाएंगे आप? यस बिल्कुल। प्लीज मुझे चड्डा मत बोलिए, मुझे अमरीश पुरी की शक्ल याद आती है गाइस, वो भी यूं वाली। चलो सैनिटाइजर दे दो, मैंने सड़क के हर कुत्ते को हाथ लगाया है, केवल ये ब्रांडेड नहीं। आप बुला लें उसको अगर प्लेट हाथ में रहेगी तो। हाँ, लेकिन वो फिर आपको खाने नहीं देगा। क्यों? वो चड्डा ये बहुत अजीब जानवर है, कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। तो वो वाला सीन है। आ जाओ गुरु, आ जाओ। वैसे मैं फाइनल वो कर लेता ना, बहुत बहुत शुक्रिया वगैरह, है ना? और फिर हम खाना शुरू करते ताकि अभिषेक को एक ही बात का डर था कि तुमने सफेद कपड़े पहने, आई एम वेरी क्लमजी, यहाँ प्याज रस्सा सब कुछ गिर जाता। मैंने भी वाइट शर्ट ही पहना है। पता है मैं आज मैं कुछ कैजुअल पहनना चाहता था, मेरे पास कपड़े थे भी। दैट्स ओके। 2008-9 में एक टर्म आया था मेट्रो सेक्सी, याद है आपको? मेट्रो सेक्सुअल मैन, जो कि अब तो सारे लड़के स्टाइल्ड होते हैं ना, जब झबरी दिनों की बात है तो उनमें से कुछ लड़के जो ठीक ठाक कपड़े पहनते थे उनको कहा जाता था मेट्रो सेक्सी। मेट्रो में रहने वाले, अपनी ग्रूमिंग का ध्यान रखने वाले। शुक्रिया, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा हमसे बातचीत करने के लिए, और हमें बहुत मज़ा आया, हमने तमाम तरह के सवाल जवाब आपसे किए। थैंक यू। और कुछ अगर ऊपर नीचे हुआ होगा तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। बिल्कुल। और आपको कैसा लगा हमारा इंटरव्यू, हमसे बातचीत करके, हमारे ये प्यारे दर्शकों के साथ, जो हमारे स्टाफ भी हैं, साथ में कुछ इंटर्न्स भी हैं, कुछ नए लोग भी हैं, हमारी जो क्रू है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? और दो शब्द मेरे बारे में भी कहेंगी तो ये मास्टर फ्रेम है, आप कह सकती हैं। आपके लिए जो शब्द कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये इंटरव्यू करके, काफ़ी आत्मीयता थी। मैं भी नर्वस हो जाती हूँ टाउन हॉल में, मुझे इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि देखो लाइन में रहना। पर मुझे अच्छा लगा, आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। मुझे ये भी अच्छा लगा, बस इनमें से कुछ जो लोग ये बिना सवाल पूछे बैठे हैं, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि यू आर नॉट हॉस्टेज ना, आप अपनी मर्जी से यहाँ हैं आप। तो बस यही है, आप सबने काफ़ी रिसर्च की और अच्छे अच्छे सवाल पूछे, धन्यवाद आपका। और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा है, मुझे लगता है मज़ा आता है बात करके। फिल्म प्रमोशन से मुझे यही आपत्ति है कि वो देते हैं 5 मिनट और फिर सवाल वही होते हैं कि व्हाट प्रैंक्स डिड यू प्ले, और किरदार के बारे में कुछ बताइए। तो वो सब, उस सब से हट के जब बात करते हैं तो बहुत कुछ बात करने को मिलता है और इंसान को जानने का मौका मिलता है। एंड थैंक यू फॉर लिट्टी चोखा, एंड थैंक यू फॉर रैंचो। गाइस प्लीज टैग अली, ऑल ऑफ यू कैन, एंड से ऋचा को कुत्ता चाहिए। तो एक काम करेंगे ना, इनके साथ उसकी तस्वीर आएगी, वो सारे लोग टैग कर देना, इसी बहाने रेंचो का फॉलोअर्स भी बढ़ जाएगा। रेंचो का इंस्टाग्राम आईडी हैंडल है। भाई वाह, क्या बात है। अब इसको जब भी कोई मुंबई से लोग आएंगे तो उसको सेलिब्रिटी डॉग बनाना है हमने, तो साथ में फ़ोटो खिंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोबारा आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा। क्यों? आप क्या आप नहीं, मैंने भी छुआ है ना। हाँ चलो भाई आ जाओ, लंच ब्रेक। चीयर्स गाइस। बुरा लग रहा है कि मैं अकेले खा रही हूँ, बट हाँ, वो थोड़ा बहुत इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। हाँ। हमारी टीम में सबसे फूडी है चूचा। चूचा। पुलकित भी फूडी है, बट पुलकित ज्यादा खिलाते हैं खाने से ज्यादा। आया है आय है मतलब धनिया और घी का जो टेस्ट है। हाँ, मैं डर गई एक पल के लिए।
अरे यार बिहारी वाला टच निकलता है ना हमारा तो आय हाय हो जाता है। ए स्टे स्टे। तुमका नहीं मिलेगा समझे? तुम्हारे मतलब का है भी नहीं। कैसा लग रहा है टेस्ट? बहुत अच्छा है, एक्चुअली अच्छा है। Hi guys, this is Richa Chadda and that's the gist. See you in the next one. See you in the next one. Yes.